हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर की जो हमारी सीरीज चल रही है रेलवे ब्रिज एंड टनल्स की, जिसमें हम फर्स्ट जो पार्ट है रेलवे वो कवर कर रहे हैं। तो आज हम रेलवे के नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं। ये आपका चैप्टर का नाम है मानक गेज के लिए ज्यामिति, यानी कि जियोमेट्रिक्स फॉर ब्रॉड गेज। मानक गेज के लिए ज्यामिति क्या क्या होती है, तो इसके बारे में हम देखेंगे पूरी डिटेल इस चैप्टर के अंदर। तो इस वीडियो पर आप एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेगी। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, रेलवे की जो भी पहले वीडियो अपलोड की जा चुकी है, तो उसके प्लेलिस्ट में जाके रेलवे ब्रिज एंड टनल्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके सभी पहले की वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप सॉइल मैकेनिक्स की भी जो भी वीडियोज़ आपने नहीं देखी है, तो सॉइल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आप सॉइल मैकेनिक्स की सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। एज इट इज़ आपकी 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए सिविल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो क्लास की सीरीज है यहाँ पर मिलती रहती है। तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि उनकी जो क्लासेज है यहाँ पर वो अवेलेबल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मानक गेज के लिए ज्यामिति मान क्या होता है। रेल पथ पर रेलगाड़ी का संचालन नियमित प्रकार से हो सके, इसके लिए रेल पथ निर्माण के समय यानी कि अभिकल्पन के समय जब भी हम डिजाइन करते हैं रेल पथ का, इसके समय ज्यामिति मान को ध्यान में रखना आवश्यक है। यानी कि रेल पथ पर जो भी रेलगाड़ी चलती है उनका संचालन नियमित प्रकार से हो सके, इसी के लिए जो रेल पथ का हम डिजाइन करते हैं या अभिकल्पन करते हैं उसी टाइम पे ज्यामितीय मान को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। रेल पथ का अभिकल्पन ज्यामितीय मान के आधार पर किया जाता है। ज्यामितीय मान से संबंधित जो भी कंपोनेंट्स है वो निम्नलिखित है, उसके बारे में हम देखेंगे एक एक करके। टोटल जो कंपोनेंट्स है ज्यामितीय मान के यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट आपका है अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन, सेकंड आपका है ढाल ग्रेडियंट, थर्ड आपका है बाह्योत्थान सुपर एलिवेशन, फोर्थ आपका है संरेखण अलाइनमेंट, फिफ्थ आपका है रेलगाड़ी की चाल यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन, और सिक्स आपका है वक्र यानी कि कर्व। तो ये जो 6 कंपोनेंट्स है जो भी हम रेल पथ का जब निर्माण करते हैं डिजाइन करते हैं, तो उस टाइम ये 6 ज्यामिति जो मान है इनको ध्यान में रखकर हमको रेल पथ का जो डिजाइन करना है। चलिए हम देखते हैं एक एक करके कि इनका क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे इनका जो भी रेल पथ की अनुप्रस्थ काट है तो ये क्या होती है, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल देखेंगे। तो रेल पथ की जो अनुप्रस्थ काट है क्रॉस सेक्शन है, रेल पथ का निर्माण कार्य 2 प्रकार से किया जाता है। यह कार्य भराव यानी कि एम्बैंकमेंट या कटिंग में किया जा सकता है। भराव या कटिंग की गहराई व ऊंचाई रेल पथ की समोच्च रेखा यानी कि जो कंटूर होती है वह ढाल पर निर्भर करती है। जब भी भराव होती है या कटिंग होती है तो उसमें कटिंग में क्या होगी, गहराई होगी, और भराव में क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो इनकी जो रेल पथ की समोच्च रेखा वह ढाल पर निर्भर करती है। रेल पथ निर्माण करते समय जल निकासी के लिए साइडों में नाले इत्यादि का निर्माण भी किया जाता है तथा निर्माण तल की चौड़ाई इकहरे या दोहरे रेल मार्ग के अनुसार रखी जाती है। तो ये आपकी रेल पथ की अनुप्रस्थ काट इस प्रकार से 2 प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि एक जो आपका होता है कटिंग होता है, एक आपका फिलिंग होता है। तो दोनों जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इसका रेल पथ का अनुप्रस्थ काट ये आपका तैयार होता है। इकहरा रेल मार्ग के लिए यानी कि सिंगल ट्रैक के लिए कैसे, देखिए सिंगल ट्रैक के लिए हम देखते हैं इकहरे रेल मार्ग की जो भराव और कटिंग में अनुप्रस्थ काट है वो कैसे है उसको हम दिखाते हैं। यहाँ पर आपको फिगर की मदद से दिखाया जा रहा है कि जो भी आपका सिंगल ट्रैक है उसके लिए क्या अनुप्रस्थ काट तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले आपका ग्राउंड लेवल है नीचे, फिर यहाँ पर क्या किया गया, भराव किया गया है यहाँ पर। उसके बाद जो इनका भराव का इनका जो साइड स्लोप का जो ढाल है 2:1 के रेशियो में है। इसके बाद जो इनका आधार तैयार किया गया है, ऊपर गिट्टी फिल की गई है, इसके बाद गिट्टी पर स्लीपर रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीपर के ऊपर रेल बिछाई जाती है और रेल के ऊपर जो आपकी है ट्रेनें चलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे डायमेंशन दिए गए हैं। जो रेल का गेज है, गेज की दूरी क्या है, 1.676 मीटर है। ये किसकी है, 1.676 मीटर ये किसकी है, ब्रॉड गेज की ये चौड़ाई होती है। आपने पहले भी पढ़ा है कि जो रेलवे में गेज होती है 3 टाइप्स की होती है, और
इनकी जो गेज जो दूरी होती है, जो चौड़ाई होती है ब्रॉड गेज की 1.676 होती है, और जो आपकी मीटर गेज होती है उसकी 1 मीटर होती है। तो यहाँ पर जो देखिए ब्रॉड गेज की 1.676, यानी कि कौन सा गेज यूज किया गया है, ब्रॉड गेज यूज किया गया है। जो भी चौड़ी गेज होती है, मानक गेज होती है, उसका यूज किया गया है। तो यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो इस प्रकार से सिंगल जो ट्रैक होता है उसके लिए अनुप्रस्थ काट हम ऐसे तैयार करते हैं। अभी हम डबल के लिए देखते हैं। ये देखिए सिंगल का ही एक बार हम फिलिंग में देख लिए। यहाँ पर क्या है, फिलिंग किया गया है। और अभी तो दो कंडीशन इसमें मिलते हैं आपको, एक फिलिंग में और एक कटिंग में। तो फिलिंग में हम देख लिए। कटिंग में आपका क्या है, यहाँ पर देखिए पूरा दिखाया गया है। ये जो फिगर आपका है, इस फिगर के अंदर कटिंग में आपका क्या है, इसको हम काट के, यानी कि जो भराव थी पहले कहाँ तक थी, ये पूरा, ये देखिए ये दिखाया गया है ऐसे। यहाँ पर देखिए ऐसे दिखाया गया है। तो ये भराव था, तो ये पूरा कटिंग किया गया है। फिर यहाँ पर जो भी ट्रैक है वो बनाया गया है। यहाँ पर नीचे देखिए आधार तैयार करके, और इनका यहाँ पर गिट्टी वगैरह डाल के, स्लीपर डाल के रेल यहाँ पर बिछा दिया गया है। और यहाँ पर भी 1.676 मीटर यानी कि ब्रॉड गेज का यूज किया गया है। तो इस तरीके से हम फिलिंग और कटिंग दोनों में हम यहाँ पर जो भी आपका अनुप्रस्थ काट है वो तैयार करते हैं सिंगल ट्रैक के लिए। डबल ट्रैक के लिए हम देखते हैं। यदि डबल ट्रैक है तो हम क्या करेंगे, दोहरे रेल मार्ग की भराव व कटिंग में अनुप्रस्थ काट। इसमें भी दो कंडीशन आपके बनेंगे, एक तो आपका फिलिंग में और एक आपका कटिंग में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो आपका है फिलिंग में है, इसमें भराव किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्राउंड लेवल है, फिर ये भराव किया गया है। उसके बाद से ये डबल, देखिए डबल आपका रेल मार्ग है, डबल ट्रैक है। तो यहाँ पर एक ट्रैक आपका यहाँ बनाया गया है, ये एक ट्रैक है, और ये आपका दूसरा ट्रैक है। ठीक है, दोनों ट्रैक में आपका रेल वगैरह दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ट्रैक एक साथ बनाए गए हैं। तो ये डबल जो ट्रैक है आपका, एक रेल इस पे चलेगी और दूसरी रेल आपकी इस पे चलेगी। तो इस प्रकार से दो ट्रैक यहाँ पर बनाए गए हैं। ये आपका भराव में है, फिलिंग में है, और इसमें भी ब्रॉड गेज का यूज किया गया है 1.676 का। नेक्स्ट हम देखते हैं कटिंग में। तो कटिंग में सेम आपका प्रोसीजर वही रहेगा, बस फिलिंग में है और कटिंग में है, वहाँ पर सिंगल ट्रैक है, यहाँ पर डबल ट्रैक है। तो इसमें हम डबल ट्रैक बना देते हैं। एक ट्रैक आपका ये हो गया और दूसरा ट्रैक आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये एक कंडीशन था आपका अनुप्रस्थ काट का। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ढाल, यानी कि ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो भी पढ़ रहे हैं ये आपका हाईवे से रिलेटेड होता है। हाईवे इंजीनियरिंग आप पढ़े हैं तो उसमें ग्रेडियंट वगैरह होता है, कर्व भी होता है, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसी से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर हम रेलवे की बात कर रहे हैं तो रेलवे के लिए यूज करेंगे, और वहाँ पर हाईवे की बात कर रहे थे तो हाईवे के लिए हम यूज कर रहे थे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि रेलवे पढ़ रहे हैं आप तो उसमें रेलवे का जरूर ध्यान रखना है। तो रेल पथ के चढ़ाव अथवा उतार, यानी कि जो राइज एंड फॉल होता है कि दर ढाल या ग्रेडियंट कहलाती है। जो राइज एंड फॉल का जो दर होता है वही हमारा ढाल या ग्रेडियंट कहलाता है। ढाल को ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज के अनुपात में व्यक्त करते हैं। यदि रेल पथ में क्षैतिज में यह ढाल ऊपर को उठता है तब इसे चढ़ती ढाल यानी कि राइजिंग ग्रेडियंट कहते हैं, और यदि यह क्षैतिज में नीचे को उतरता है तब इसे उतरती ढाल कहते हैं। यदि ढाल को 1:600 लिखा गया है तब इसका अर्थ है कि 600 मीटर क्षैतिज में 1 मीटर का उतार तथा चढ़ाव। 1:600। एक पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो ढाल होता है, ग्रेडियंट होता है, दो टाइप्स का। देखिए, एक तो आपका इस टू में देते हैं 1:, मान लीजिए 6 है, और एक आप लिखेंगे 1:6। ठीक है, 1:6। तो इसमें क्या होता है कि 1:6 में, इसमें ये जो आपका फर्स्ट वाला होता है हॉरिजेंटल होता है और सेकंड आपका वर्टिकल होता है। लेकिन 1:6 में फर्स्ट वाला वर्टिकल होता है और सेकंड वाला आपका हॉरिजेंटल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल का मतलब क्या है। देखिए 1:6 आपका है, ये वाला, इसको हम देख रहे हैं पहले। तो 1:6 है, तो इसमें एक आपका क्या है, हॉरिजेंटल है। तो यानी कि एक हम हॉरिजेंटल जाएंगे और फिर 6 हम वर्टिकल जाएंगे। तो उसके बाद जो ये आपकी ये ढाल मिलेगी, ये वाली जो ढाल मिलेगी ये आपकी ढाल कहलाएगी। ठीक है,
एक हम हॉरिजॉन्टल गए, 6 वर्टिकल गए। इसी प्रकार से जो आपका 1 in 6 है उसमें आपको क्या करना है, 1 in 6 में एक आपका वर्टिकल है, यानी कि एक पहले हम वर्टिकल जाएंगे और 6 हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे, और उसके बाद से जो ढाल मिलेगी वो हमारी ये ढाल होगी। ठीक है, ये देखिए ये वाली ढाल, इसमें चढ़ती ढाल है और इसमें क्या है, उतरती ढाल है 1 in 6 में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 1 in 6 में जो भी होता है सबसे पहले हम वर्टिकल जाते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल जाते हैं, और अब इनके सिरे को जब मिलाएंगे तो वाली हमारी ढाल प्राप्त होगी। और 1 in 6 में क्या मतलब है, एक हमारा हॉरिजॉन्टल है और फिर 6 हमारा वर्टिकल है, अब इनको मिलाएंगे तो हमारी जो ढाल प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे कि 1:6 और 1 in 6 की ढाल कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ढाल के प्रकार कितने प्रकार हैं। तो इनके ढाल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आपका नियंत्रक ढाल यानी कि रूलिंग ग्रेडियंट्स, संवेग ढाल मोमेंटम ग्रेडियंट्स, और पूसर या सहायक ढाल यानी कि हेल्पर ग्रेडियंट, स्टेशन या ढाल। ठीक है, ये 4 प्रकार के आपके दिए गए हैं। पहला आपका है चढ़ती या उतरती ढाल। यहाँ पर देखिए फिगर में दिखाया गया चढ़ती या उतरती ढाल का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 in 6 इधर दिया गया है आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 in 6 दिया गया है। तो 1 आपका क्या है, वर्टिकल है, और 6 आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है, 600 जो है। और फिर हम जब ये सिरा मिलाते हैं तो ये आपकी ढाल होती है, चढ़ती ढाल हो गई, इसी को हम चढ़ती ढाल बोलते हैं। ये आपके यहाँ पर 1 मीटर दिखाया गया है, 1 मीटर आपका वर्टिकल और 600 आपका हॉरिजॉन्टल, फिर हम इसको मिलाकर ढाल बना लेते हैं। तो ये आपकी चढ़ती या उतरती ढाल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नियंत्रक ढाल आपका क्या होता है, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है। तो रेल पथ के किसी खंड में अधिकतम चढ़ती ढाल जिस खंड पर रेल इंजन अधिकतम भार को आसानी से खींच सकता है, नियंत्रक ढाल कहलाता है। यह रेलगाड़ी के भार तथा इंजन की शक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि ढाल पर रेल इंजन को भार खींचने के लिए अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे आप देख सकते हैं कि रेल पथ में नियंत्रक ढाल के मान निम्नवत है। जैसे मैदानी क्षेत्रों में आपको 1 in 150 या 1 in 150 से 1 in 200 तक दे सकते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में 1 in 100 से 1 in 50 तक, 1 in 150 तक दे सकते हैं। तो ये आपका है नियंत्रक ढाल। नेक्स्ट हम देखते हैं संवेग ढाल आपका क्या है। जब रेलगाड़ी ढलान से उतरती है तब ढाल से नीचे आते समय इसमें अतिरिक्त संवेग आता है तथा इस संवेग का उपयोग उसी पथ पर चढ़ाव में किया जा सकता है। इस प्रकार उतार के बाद रेल पथ होता है, रेल पथ में चढ़ाव देकर हम अतिरिक्त संवेग का प्रयोग कर सकते हैं। यह ढाल ही संवेग ढाल कहलाता है। संवेग ढाल अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में घाटियों में दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, राइजफॉल आपका ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा है पूसर या सहायक ढाल। तो पहाड़ी क्षेत्रों में रेलपथ निर्माण करने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि पहाड़ों को काटना तथा समतल प्रदान करना जटिल कार्य है। अतः पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ों की कटाव और रेल पथ की लंबाई जो होती है उसको कम करने के लिए कुछ स्थानों पर तीव्र ढाल जो आपका होता है दे दिया जाता है। यही तीव्र ढाल पूसर या सहायक ढाल कहलाता है। यह ढाल नियंत्रण ढाल से अधिक होता है। पूसर या सहायक ढाल पर इंजन की भार खींचने की शक्ति घट जाती है, अतः पूसर ढाल पर भार खींचने के लिए अतिरिक्त इंजन जोड़ा जाता है। तो जो हम तीव्र ढाल देते हैं कुछ स्थानों पर पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहाँ वही ढाल हमारी क्या होती है, पूसर या सहायक ढाल कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेशन यार्ड ढाल आपका क्या है। तो स्टेशन यार्ड पर ढाल नहीं देना चाहिए, इसके कारण निम्नलिखित है। क्यों नहीं देना चाहिए। सबसे पहले आपका है कि यार्ड में खड़े हुए रेलगाड़ी के डिब्बे गुरुत्वाकर्षण या आंधी के कारण चल सकते हैं और इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा है जब रेलगाड़ी स्टेशन यार्ड में खड़ी होती है तब उसको स्टार्ट करने के लिए इंजन को अतिरिक्त शक्ति लगानी पड़ेगी। स्टेशन यार्ड में जल निकासी के लिए भारतीय रेलवे के अनुसार 1 in 100 का ढाल दिया जाता है, परंतु इसकी अधिकतम सीमा कितनी है, 1 in 400 है। तो जो भी आपके स्टेशन यार्ड में जल निकासी के लिए जो हम ढाल देते हैं भारतीय रेलवे के अनुसार 1 in 100 का ढाल दिया जाता है, लेकिन जो इसकी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, वो 1 in 400 है। नेक्स्ट हम देखते हैं वक्र। कर्व आपका क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए वक्र आपके 2 प्रकार के होते हैं। जो मेन अगर आपसे पूछा जाए वक्र कितने प्रकार के होते हैं, चाहे रेलवे में चाहे हाईवे में, तो आपके 2 ही प्रकार के कर्व होते हैं। पहला आपका हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। अब इसके बाद से जो भी वक्र हम पढ़ते हैं वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मेन जो प्रकार है, मेन जो टाइप्स है कर्व का, वो आपका 2 ही टाइप्स है, हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व। चलिए हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व आपके क्या होते हैं।
रेल मार्गों को, जो भी आपकी रेल मार्ग है, रेल मार्ग को अधिक स्थानों से जोड़ने के लिए यह संभव नहीं है, जो भी हॉरिजॉन्टल कर्व है, कि रेल पथ का निर्माण एक सीधी रेखा में किया जा सके। इसलिए रेल पथ की दिशा परिवर्तन के लिए क्षैतिज वक्र दिए जाते हैं। जब भी दिशा इनका परिवर्तन किया जाता है तो कर्व, अब ये संभव नहीं है कि रेल मार्ग जो है आपका है अधिक स्थानों से जोड़ने के लिए यह संभव नहीं है कि रेल मार्ग, जो भी रेल पथ का निर्माण एक सीधी रेखा में ही हम कर लें। ऐसा नहीं है कि एक सीधी रेखा में ही हम रेल पथ का निर्माण कर लेंगे, कहीं ना कहीं आपको कर्व देना पड़ता है, उसको मोड़ देना पड़ता है, जैसे वहाँ से उसका जो भी है अगर हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो कर्व दे के हम बना सकते हैं। मान लीजिए कुछ सीधी रेखा है, फिर वहाँ से कर्व दे दिए, रूट चेंज कर दिए, तो फिर इस प्रकार ऐसा नहीं है कि एक सीधी रेखा में ही पूरी रेल मार्ग जो हम बना लेते हैं, तो इसलिए कर्व देना आवश्यक होता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, परिवर्तन के लिए क्षैतिज वक्र दिए जाते हैं, रेल पथ की जो दिशा होती है उसका परिवर्तन के लिए। तो रेल पथ निर्माण में निम्नलिखित क्षैतिज वक्र प्रयोग किए जा सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि क्यों क्षैतिज वक्र क्यों दिए जाते हैं। रेल पथ की जो भी आपकी रेल पथ है उसकी दिशा परिवर्तन के लिए क्षैतिज वक्र दिए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पहला आपका सरल वक्र, सिंपल कर्व, संयुक्त वक्र यानी कि कंपाउंड कर्व, उल्टा या यस वक्र जिसको हम रिवर्स कर्व कहते हैं, यस वक्र जो भी आपका है, संक्रमण वक्र जो आपका ट्रांजिशन कर्व कहलाता है। ये सभी कर्व आप हाईवे में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम रिपीट करेंगे, रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सरल वक्र आपका क्या है, सरल वक्र किसी वृत्त का एक चाप यानी कि आर्क होता है। अभी हम देखेंगे, ये आपका पहला आपका है साधारण वक्र, सरल वक्र। तो इसमें क्या है कि एक आपकी सीधी रेखा जा रही है, ठीक है, उसके बाद से हम यहाँ पर कर्व दे दे रहे हैं जो आपका इसकी दिशा परिवर्तन के लिए, फिर हमारी ये सीधी रेखा होती है। तो यही जो कर्व आपका है और इनका रेडियस आप देख सकते हैं यहाँ पर समान है। तो यहाँ पर ये जो कर्व आपका है ये हमारा साधारण वक्र कहलाता है, ठीक है, सीधी रेखा है, फिर आपका कर्व है, फिर हम इनको सीधी रेखा में यहाँ पर, ठीक है, कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो जहाँ पर दिशा परिवर्तन की आवश्यकता थी वहाँ पर हम कर्व दे दिए, फिर हमारी एक सीधी रेखा में ये चलती चली आ रही थी। ये आपका साधारण वक्र है। इसी प्रकार से जो आपका संयुक्त वक्र क्या होता है, संयुक्त वक्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चाप है, ठीक है, ये जो चाप है इसका रेडियस अलग है और इसका रेडियस अलग है। यहाँ पर रेडियस समान थे, ठीक है, और यहाँ पर एक ही दिशा में होंगे लेकिन जो रेडियस होगी वो अलग अलग होंगे। यहाँ पर भी एक दिशा में है और इनके रेडियस भी समान है, जो भी कर्व का रेडियस है, और यहाँ पर रेडियस इनके अलग अलग हैं, R1 R2 इस प्रकार से है। तो ये भी आपका एक सरल वक्र की तरह होता है, लेकिन इनके जो रेडियस होते हैं देखिए अलग अलग है। तो यहाँ पर ये आपका संयुक्त वक्र होता है, इसको हम मिलाकर अलग अलग जो कर्व है उसको मिलाकर फिर हम यहाँ पर बनाते हैं। तो ये R2 का चाप है और ये आपका R1 का चाप है, तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये हमारा संयुक्त वक्र कहलाता है। कंपाउंड जो कर्व है, जब वक्र दो या दो से अधिक चापों जिनकी त्रिज्या भिन्न भिन्न होती है से मिलकर बना होता है तो वही हमारा संयुक्त वक्र कहलाता है। जो सरल वक्र है क्या है कि एक ही चाप से जिनकी त्रिज्या समान है तो उनसे मिलकर बना है, तो ये आपका सरल वक्र हो गया। और जब हमारा कोई वक्र है जो अलग अलग चापों के अलग अलग त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ, इनकी त्रिज्या भिन्न भिन्न होती है, तो इनको हम संयुक्त वक्र कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है उल्टा या यस वक्र। तो इसके नाम से स्पष्ट है कि इसका जो शेप होगा ये इस टाइप का होगा। जब दो समान अथवा भिन्न भिन्न चापों से मिलकर वक्र बना हो वह उल्टा या यस वक्र कहलाता है। चापों के केंद्र विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। इसमें आप ध्यान रखिएगा जो रिवर्स कर्व होता है इसमें एक दो या दो समान अथवा भिन्न भिन्न चाप होंगे, ठीक है, लेकिन उनकी जो दिशा होगी इससे मिलकर बना है और चापों के केंद्र विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। जो इनका सेंटर होगा ये या तो जो चाप है समान हो सकते हैं या फिर भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन जो इनका सेंटर होगा वो इनकी दिशा चेंज होगी, वो विपरीत दिशा में होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पर देखिए ये आपका R1 चाप है यहाँ पर और इनका जो रेडियस है यहाँ पर है R1 R1, ठीक है। ये आपका R2 चाप है, ये वाला चाप, और इनका रेडियस इस दिशा में है। तो यानी कि दिशा चेंज है, बिल्कुल रिवर्स है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो ये कर्व का जो आपका आकार बन रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप, कर्व आपका कैसे बन रहा है, यहाँ से एक सीधी लाइन गई, फिर यहाँ से एक हम चाप लगाए R1, फिर R2, फिर आपकी सीधी लाइन। तो ये आपका एक रिवर्स एक यस टाइप का वक्र बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो यहाँ पर आकार ही यस टाइप का है, तो इसीलिए हम इसको रिवर्स कर्व कहते हैं या फिर यस वक्र भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
संक्रमण वक्र। संक्रमण वक्र आपका क्या होता है, ये जो ट्रांजिशन कर्व होता है ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट कर्व है। यही कर्व अक्सर दिए जाते हैं रेल पथ में, रेल मार्ग में या हाईवे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, रेल पथ में सरल वक्र अक्षमात नहीं दिया जाता है क्योंकि रेलगाड़ी को सीधे मार्ग से एकदम वक्र पर आने में झटका लगता है। जो भी आपका सरल वक्र है, रेल पथ में उत्थान यानी कि सुपर एलिवेशन के कारण बाहरी रेल के तल को अंदर की रेल के तल के सापेक्ष आवश्यक मान तक ऊपर उठाया जाता है, जबकि सीधे मार्ग पर दोनों रेल एक ही तल में होती हैं। इस प्रकार रेल के तल में परिवर्तन व रेल मार्ग की दिशा परिवर्तन धीरे धीरे किया जाता है। इसको करने के लिए सरल वक्र व सीधे मार्ग के बीच में संक्रमण वक्र दिया जाता है। तो जो सरल वक्र होता है और सीधे मार्ग होते हैं उनके बीच में क्या करते हैं हम, संक्रमण वक्र जब दे देते हैं तो इसकी आपकी क्या है कि संक्रमण वक्र वहाँ पर दे देते हैं और इसी को हम ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। यानी कि जब भी हम दिशा चेंज करते हैं तो डायरेक्ट हम जो सरल वक्र है वो नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें जो डायरेक्ट आपका ये सीधी रेखा होती है, फिर आपका वक्र होता है, फिर आपकी सीधी रेखा। तो इनके बीच में ये जो आपका सीधी रेखा है और ये जो कर्व है, इनके बीच में हम ट्रांजिशन कर्व दे देते हैं। तो जिससे आपका क्या है कि जो मार्ग आपका होता है, जो आपका घुमाव होता है वो धीरे धीरे होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में आपको पूरा दिखाया गया है कि जो भी आपका ट्रांजिशन कर्व है वो हम किस प्रकार से देते हैं। ये आपका है फिगर, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका ट्रांजिशन कर्व दिया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे सुपर एलिवेशन आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर एलिवेशन को फिगर की वजह से दिखाया गया है। इसमें क्या कि जो ओरिजिनल आपका कर्व होता है, सिंपल कर्व होता है, उसी को थोड़ा सा इजी करने के लिए, जैसे आपका ट्रांजिशन वक्र दे दिया, ओरिजिनल कर्व आपका डायरेक्ट होता है, जैसे कि आप ये सीधी मार्ग होती है, फिर हम कर्व दे देते हैं और फिर आपका ये सीधी मार्ग वापस आ जाती है। यानी कि डायरेक्ट ये जो कर्व दिया था तो इसमें दिक्कत हो जाती है। तो इसी को थोड़ा कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सीधी रेखा होती है और कर्व जो आपका होता है सिंपल कर्व, उनके बीच में ट्रांजिशन कर्व दे देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्रांजिशन कर्व आपका क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ओरिजिनल कर्व था, ऐसे डायरेक्ट जबकि सिंपल कर्व था। सिंपल कर्व को थोड़ा सा और कम करने के लिए यहाँ पर हम क्या किए, पहले इतनी दूर में हम ट्रांजिशन कर्व दे दिए, यहाँ पर देख सकते हैं, और इधर भी हम यहाँ पर और फिर हम क्या किए, ट्रांजिशन कर्व के बाद फिर जो आपका सिंपल कर्व है उसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका जो कर्व बनता है ये आपका ट्रांजिशन कर्व कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं विस्थापित जो वक्र है, पहले ये वाली लाइन थी और अभी अब यहाँ पर आ गई है। तो इस प्रकार से जो कर्व होता है, सिंपल कर्व होता है, सिंपल कर्व को रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए, इसको हम सिंपल जो आपकी लाइन होती है और जो कर्व होता है सिंपल, इसके बीच में हम ट्रांजिशन कर्व दे देते हैं, जिससे आपका जो घुमाव होगा धीरे धीरे होगा। अब ऐसे अगर हम सिंपल कर्व केवल देंगे तो डायरेक्ट आपका घुमाव उसमें होता है, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो ये आपका ट्रांजिशन कर्व होता है। नेक्स्ट हमारा है ऊर्ध्वाधर वक्र, जो भी आपका वर्टिकल कर्व होता है। तो जब दो भिन्न भिन्न ढालों के परिवर्तन को क्रमिक बनाने के लिए इनके स्पर्श पर जो वक्र दिए जाते हैं वही आपका ऊर्ध्वाधर वक्र कहलाते हैं। इससे रेल पटरी का व्याकुंचन नहीं होता है, जो बकलिंग होती है और नहीं होती है, और न ही उसमें किंक पढ़ते हैं, वह रेलगाड़ी की गति एक समान बनी रहती है। ऊर्ध्वाधर वक्र आपका दो प्रकार के होते हैं, एक आपका शिखर वक्र और दूसरा आपका घाटी वक्र। शिखर वक्र को हम उत्तल वक्र भी कहते हैं, क्योंकि इनके आकार में उत्तलता होती है। यह वक्र पहाड़ी के शिखर चोटी पर दिया जाता है। तो ये आपका शिखर वक्र है, यहाँ पर देख सकते हैं इनके जो यहाँ पर इनके आकार में उत्तलता है, इस प्रकार से उत्तल जो, इसी को हम इसीलिए उत्तल वक्र कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है घाटी वक्र, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, ये आपका शिखर है और ये आपका घाटी है। तो यहाँ पर घाटी में देखिए ये नत ढाल है, यहाँ पर उन्नत ढाल है, और इनके बीच में ये जो ये वक्र दिया गया तो इसको हम घाटी वक्र बोलते हैं। आकार इनका ऐसा ही होता है घाटी की साइड, घाटी की तरह, और शिखर वक्र की यहाँ पर उत्तलता इसमें होती है, तो इसीलिए हम इसको शिखर वक्र या उत्तलता हुआ। ठीक है, तो ये आपके दो प्रकार के हो गए। घाटी वक्र आपका क्या है, इस प्रकार के वक्र को अवतल वक्र भी कहते हैं तथा यह वक्र घाटियों में दिया जाता है। शिखर वक्र को हम उत्तल वक्र और घाटी वक्र को हम अवतल वक्र भी कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा है बायोथान सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन आपका क्या होता है, ये भी आप हाईवे में पढ़े हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में आपको दिखाया गया है सुपर एलिवेशन क्या होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे जब रेलगाड़ी वक्र पर चलती है तब उस पर अपकेंद्री यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। वक्रों पर इस अपकेंद्री बल के प्रभाव को उदासीन करने के लिए बाहरी रेल के तल को भीतरी रेल के तल की सापेक्ष कुछ ऊपर उठा दिया जाता है। इसको ही हम बायोथान या करंट कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जब भी आप रोड पे या रेलवे ट्रैक पे जब भी चलते हैं तो जहाँ पर आपका वक्र पर जब चलती है, जहाँ पर घुमाव होता है, मोड़ होता है, तो उसमें जो बाहरी सिरा होता है उसका उठा हुआ होता है और जो अंदर का सिरा होता है उसका नीचे होता है। ठीक है, तो इसको इसलिए देते हैं कि जो अपकेंद्री बल कार्य करता है वक्रों पर, इस अपकेंद्री बल को प्रभाव को उदासीन करने के लिए तो इस प्रकार का हम व्यवस्था करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन बोलते हैं, जो बाहरी उठा हुआ भाग है इसी को। यहाँ पर भी आपको फिगर में दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो सिरा है ये बाहरी सिरा है, ये उठा हुआ है और ये भीतरी सिरा है। तो इस प्रकार से जब जहाँ पर भी कर्व होता है तो उसका जो बाहरी सिरा उठा हुआ होता है, जो नीचे का सिरा होता है वो आपका उठा हुआ नहीं होता, जिसमें आसानी से हम वहाँ पर मोड़ ले सकते हैं। तो इसमें जो अपकेंद्री बल लगता है उसी के प्रभाव को उदासीन करने के लिए ये बायोथान आपके दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुपर एलिवेशन और फिगर में आपको दिखाया गया है सुपर एलिवेशन का फिगर। नेक्स्ट हमारा है बायोथान की आवश्यकता। क्यों आवश्यकता होती है इसकी, कि रेल पथ में वक्रों पर बायोथान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य है। वक्रों पर अपकेंद्री बल के प्रभाव को उदासीन करने के लिए, रेल के पार्श्व घर्षण को रोकने के लिए, वक्रों पर रेलगाड़ी को पटरी से उतर जाने से रोकने के लिए, वक्रों पर रेलगाड़ी की गति एक समान बनाए रखने के लिए और वक्रों पर विसर्पण को रोकने के लिए। ये सब इनकी वजह से ये जो नेसेसिटी है सुपर रिलेशन की, बायोथान की आवश्यकता होती है इनके लिए। नेक्स्ट हमारा है बायोथान का मान ज्ञात करना। जो भी हम बायोथान का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इनका एक फार्मूला होता है, जैसे आपको हाईवे में भी ये फार्मूला मिला होगा और रेलवे में मिलता है। E इक्वल टू जी वी स्क्वायर अपान 1.27 आर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 1.27 आर होता है और इसकी मदद से हम बायोथान को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ई आपका क्या है, ई आपका बायोथान है सेंटीमीटर में, सुपर रिलेशन को हम ई से डिनोट करते हैं। जी आपका रेल गेज है मीटर में, कैपिटल जी। भी आपका रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और आर आपका वक्र की त्रिज्या है मीटर में। तो इस प्रकार से आपका ई इक्वल टू जी बी स्क्वायर अपन 1.27 आर सेंटीमीटर, ये आपका बायोथान निकालने का ये फार्मूला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम देख सकते हैं बायोथान की अधिकतम मान। बायोथान का जो अधिकतम मान क्या होता है, जो आपका भारतीय रेलवे ने बायोथान की अधिकतम जो सीमा गेज की 1/10 रखी है। गेज के अनुसार बायोथान की अधिकतम सीमा निम्नलिखित है। पहला आपका मानक गेज है, इनके लिए जो बायोथान की अधिकतम सीमा है 16.5 सेंटीमीटर, मीटर गेज के लिए 10 सेंटीमीटर और संकरी नैरो गेज के लिए 7.62 सेंटीमीटर। ये आपकी बायोथान की अधिकतम सीमा है गेज के अनुसार। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कैंट न्यूनता, करंट डिफिशियंसी जो आपकी क्या होती है, बायोथान के सूत्र के द्वारा यह पता चलता है कि बायोथान का मान गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। इस प्रकार तीव्र गति व कम गति वाली रेलगाड़ियों के लिए बायोथान का मान भिन्न भिन्न होगा, इसलिए बायोथान का मान दोनों प्रकार की रेलगाड़ियों की औसत चाल के अनुसार रखा जाता है। जब रेलपथ में बायोथान रेलगाड़ी की गति के अनुसार रखा जाता है तब इसे संतुलित करंट कहते हैं, परंतु धीमी गति की गाड़ियों के लिए रेलपथ में बायोथान संतुलित बायोथान से कम रखा जाता है और बायोथान की इस कमी को ही करंट न्यूनता कहते हैं। जो बायोथान में हम कमी करते हैं उसी को ही हम करंट न्यूनता बोलते हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार करंट न्यूनता का मान निम्नलिखित है। मानक गेज के लिए 7.6 सेंटीमीटर, मीटर के लिए 5.1 मीटर और संकरी नैरो गेज के लिए 3.7 सेंटीमीटर हम करंट न्यूनता का मान रखते हैं। ऋणात्मक करंट आपका क्या होता है, निगेटिव करंट आपका क्या होता है, जब किसी वक्र पर मुख्य लाइन से शाखा लाइन आकर मिलती है तब शाखा लाइन के बाहरी रेल तल को भीतरी रेल तल के सापेक्ष कुछ नीचे रखा जाता है। इसे ही हम ऋणात्मक करंट या ऋणात्मक बायोथान कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक मुख्य लाइन थी आपकी यहाँ पर और इसमें कुछ शाखा लाइन आकर मिल जाती है, इधर से भी ये आपकी मुख्य लाइन इधर जा रही थी, इधर शाखा लाइन आके मिल गई। तो इसमें जो हम यहाँ पर देखिए जहाँ पर मिलती है तो शाखा लाइन के बाहरी रेल तल को भीतरी रेल तल के सापेक्ष कुछ नीचे रखा जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, करंट या ऋणात्मक बायोथान, निगेटिव करंट बोलते हैं। फिगर की वजह से आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा है लास्ट जो पॉइंट है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वक्र पर गेज को चौड़ा करना। गेज को चौड़ा हम कैसे करते हैं, रेलगाड़ियों में पहिए धुरी से जुड़े हुए होते हैं, वक्रों पर आगे वाली धुरी का
बाहरी पहिया पटरी से रगड़ खाता हुआ चलता है तथा पीछे की धुरी का बाहरी पहिया बाहरी रेल से कुछ दूर हो जाता है। यदि वक्रों पर गेज दूरी शुद्ध रखी जाए तो गाड़ियों के चलने से रेल बाहर की ओर झुक जाएगी। इसको रोकने के लिए वक्रों पर गेज दूरी सामान्य से कुछ अधिक रखी जाती है। तो गेज दूरी रखते हैं हम, सामान्य से कुछ अधिक रखते हैं। वक्रों पर गेज दूरी निम्नानुसार बढ़ाई जाती है। पहला आपका है 4 डिग्री वक्रता तक के वक्रों में गेज वृद्धि नहीं की जाती है। दूसरा आपका 4 डिग्री से 10 डिग्री वक्रता तक के वक्रों की गेज दूरी 6 मीटर तक बढ़ाई जाती है। और 10 डिग्री से 16 डिग्री वक्रता तक के वक्रों के गेज की दूरी कितनी होती है? 12 मीटर तक हम बढ़ा सकते हैं। तो ये था आपका गेज दूरी। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।